हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैंने एक वीडियो में हिंदी के बारे में बात की थी कि हिंदी में जो 60 नंबर का आ रहा है पोर्शन, उसमें आप कैसे 55 प्लस तक ला सकते हो, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, अपने नंबर्स को बढ़ा पाओगे। इस वीडियो में मैं जीएस के बारे में बात करूँगा। आपको पता है कि कहीं ना कहीं हिंदी को आप मैनेज कर ले जा रहे हो, उतना परेशानी नहीं है, परेशानी है लेकिन उतना परेशानी नहीं है जितना जीएस में है। जब कभी भी हिंदी को जीएस के साथ देखते हो तो जीएस हमेशा भारी पड़ता है। सो जीएस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखा जाए, सो दैट आपका जो प्रेशर इस समय बिल्डअप हो रखा है, जो स्ट्रेस आपको हो रहा है जीएस को लेकर के, सामान्य अध्ययन को लेकर के, उससे आप लड़ सको, उससे आप फाइट कर सको और एक बेटर परफॉर्म एग्जाम में कर सको। मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ें आप ठीक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह इनको करते रहिएगा। अगर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आप ये चीज़ें गड़बड़ कर रहे हो, तो आपको खुद के साथ बैठना चाहिए एंड एक बार एक रियलिटी चेक खुद को देना चाहिए कि आप इसको यहाँ से कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे सुधार सकते हो। बिकॉज अभी ये हाई टाइम है, अभी यहाँ पर राइट टाइम है। यहाँ से अगर ये गलतियाँ आप रिपीट करते हो ऑन अ डेली बेसिस और आप उनमें सुधार नहीं लाते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी और एग्जाम के 10-15 दिन पहले, एक महीने पहले वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। बात करता हूँ उनके बारे में। देखिए, जीएस में आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि आप 100 नंबर लाएं। जब आप 100 नंबर का टारगेट रखेंगे ना, आपका लक्ष्य होगा कि मुझे 100 नंबर लाने हैं, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं 80-85 नंबर ले आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये यूपी बोर्ड या कोई एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको पता है कि सामने सामने क्या चीज़ें आने वाली हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई एक कॉपी है, एक रजिस्टर है या कोई एक बुक है, उसमें से सारी चीज़ें आएंगी एंड अगर आपने उसको 10 12 15 20 25 बार पढ़ लिया तो आपको सारी चीज़ें टिप पर रट जाएंगी, वही चीज़ें एग्जाम में आएंगी एंड आप जाकर के लिख पाओगे। जो आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम होते थे, इवन आपकी जो पीजी के एग्जाम होते थे, जो आपका हाई स्कूल इंटर का एग्जाम होता था, उसमें ऐसे ही होता था। आपको पता होता था कि हाँ यार ये चीज़ें आती हैं, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था तो इस बार ये आने के चांसेस कम है, इसका जो एक साल पहले वाला क्वेश्चन था वो आ सकता है। इसी तरीके की चीज़ें होती थी ना। यहाँ पर वैसा गेम नहीं है। तो जब यहाँ पर वैसा गेम नहीं है तो जब आप 100 क्वेश्चन का टारगेट करोगे कि मुझे 100 नंबर लाने हैं, तब आप जाकर के 80-85 पर फॉल करोगे। क्यों? क्योंकि इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है किसी की। बहुत ज़्यादा अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी होगी तो आपकी 80-90% हो जाएगी, वरना जनरली जो एक एक्यूरेसी है वो 70% के आसपास होती है अगर आपने डिसेंट वे में पढ़ाई कर रखी है तो पहला तो गेम जो आपके दिमाग में है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको 100 नंबर लाने हैं। आप 100 नंबर जब करोगे तब आपके 80-85 आएंगे। दूसरी चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, आपको आज के आज अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आज की डेट में पता होनी चाहिए। आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी कितनी वैल्यू है, कितने सब्जेक्ट में आप कितना कर पा रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप हिस्ट्री कितनी जानते हो, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में कितने क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, तो आप खुद को क्या जवाब दोगे। ये आपको डेटा पता होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपके अटेम्प्ट कितने होंगे ये आपको बताएगी, कितनी आपकी एक्यूरेसी आ रही है ये आपको बताएगी, कितने नंबर आपके बनेंगे वो आपको बताएगी, आपके अभी नंबर कितने बन रहे हैं ये आपको पता चलेगा जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम करोगे। जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हो, किस सब्जेक्ट में आप काफ़ी अच्छे हो, तब तक आप वो कुछ भी पढ़ोगे। जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उस पर आप क्या पता बहुत ज़्यादा पढ़ते रहो। आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज अगर किसी को इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो इन्वायरमेंट पढ़ता रहता है। इन्वायरमेंट में आप उससे कुछ भी चीज़ पूछो वो कर लेगा। टेस्ट में नंबर अगर वो टेस्ट में अगर अटैम्प्ट करेगा इंसान वो, तो उसके नंबर उसमें अच्छे आ रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ भाई मेरे तो इसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं। बट जो सब्जेक्ट वीक था उस पर भी ध्यान देना था, सिर्फ स्ट्रेंथ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से लगे हुए थे, लाइक 2.5-3 महीने से 4 महीने से ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में थे आर के। उनको तो ये चीज़ पता है बिकॉज उन्होंने मेरे भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं और उन्होंने भी खुद को टेस्ट किया है, तो उस वजह से वो चीज़ को जान गए हैं। लेकिन जो लोग अभी नए प्रिपरेशन में आए हैं उनको उस चीज़ का उतना अंदाज़ा नहीं है, तो उनको ये चीज़ आज के आज करनी है। आप एक फुल लेंथ टेस्ट दो, इट डजेंट मैटर कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप ये देखो कि आपकी विषयों के ऊपर पकड़ कितनी है, कमांड कितनी है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में आप बना पाते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप जिनमें फंसते हो, कौन से टाइप ऐसे टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पॉलिटी में मैं आपसे पूछूं कि यार पंचायती राज के बारे में आपको मालूम है, जो पंचायती राज से रिलेटेड बेसिक कमिटीज़ हैं वो आपको आती हैं, अगर आपको आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई विल बी एबल टू हैंडल देम, आई विल बी एबल टू सॉल्व देम, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट जैसे ही मैंने आपसे अगर प्रेसिडेंट के बारे में पूछा, मैंने अगर आपसे पार्लियामेंट के बारे में पूछा, मैंने अगर आपसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछा, मैंने अगर आपसे धार कमीशन के बारे में पूछा, मैंने आपसे अगर सरकारी कमीशन के बारे में पूछा एंड आप तुरंत ढीले पड़ने लगते हो, आपको लगता है कि यार ये कुछ अभी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ये टॉपिक को पढ़ना है, इन चीज़ों पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। खुद को पकड़ना सीखो।
खुद कहाँ पर हो प्रिपरेशन में ये अगर जान गए ना, तो कहाँ पहुँचना चाहते हो वो ईजी हो जाता है। वो जो रास्ता है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, उसको मिला पाओगे। लेकिन अगर ये नहीं पता है कि अभी कहाँ पर हो, तो यहाँ जाना हो चाहे यहाँ जाना हो, वो जो रास्ता है ना वो ऐसे करके कभी मिलेगा नहीं, और आप उसमें घूमते रहोगे। सोचोगे तो मुझे जाना है, लेकिन वो चीज़ कभी भी कॉपी और पेन पर नहीं आ पाएगी। और एकदम से एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, एडमिट कार्ड 10 दिन पहले जब आएगा, तब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इवन 1 महीने पहले भी नहीं हो पाएंगी। कोई भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सिर्फ 1 महीने में जादू करके आपका प्रीलिम्स पास करा दे। ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं इवन अगर कह दूँ आपसे कि सिर्फ 1 महीने में मैं आपको ये दे रहा हूँ एंड ये है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार, नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप एकदम से 2-4 दिन में, 5 दिन में या 1 महीने में कर लो। हाँ, अगर आपने पहले से चीज़ों को कर रखा है, आप सिंसियर थे, 2.5-3 महीने से लगे हुए थे, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बेटर चांस होता है। सो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गेम जीएस में ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो जीएस के लिए स्ट्रेटजी आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए। उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। उसमें अगर लीक है तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करोगे, लेकिन नीचे से आपका जो लॉस है वो होता चला जाएगा। हिंदी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। हिंदी में टॉपिक्स लिमिटेड हैं, 6 टॉपिक्स आते हैं, उनसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्मार्ट हो ना, तो हिंदी में आप गेम अपने हिसाब से चला ले जाओगे। उसमें आपको पता रहेगा कि यार 2-3 क्वेश्चन तो मेरे गलत होने ही होने हैं, लेकिन 55 में ले आऊँगी, 55 में कर लूँगी। 55 नहीं करूँगा तो मैं 50 तो यार आराम से ले आऊँगा, उतनी मेहनत में जीएस में कर लूँगा, वहाँ पर मैं 85 ही ले आऊँगा। यहाँ 50 करो और निकलो। तो ये गेम प्लान हर किसी का अलग अलग होता है, आपको अपने हिसाब से देखना है। विराट कोहली आता है, वो अपने हिसाब से पहले 50 बनाता है, एक एक करके, धीरे धीरे 60 बॉल पे 50, उसके बाद में 50 के बाद में वो 50 के बाद गियर अप करता है। फिर उसके बाद में उसने 2-3 बड़ी हिट लगाई, 110, 20, 15, 30 बने, उसके बाद में आउट। तो उसका अपना गेम प्लान अलग है। रोहित शर्मा का गेम प्लान अलग है। रोहित शर्मा आता है, वो पहले ही अटैक करता है, एग्रेसिवली खेलता है। तो वो इस चीज़ के पीछे नहीं भागता है कि सेंचुरी बनेगी या नहीं, क्योंकि उसको पता है कि स्टार्टिंग में जो उसका रोल है एज एन ओपनर, वो ये है कि एक एग्रेसिव पार्टनरशिप बनानी है, स्टार्टिंग में रन लगाने हैं बोर्ड पे। जो पावर प्ले है 10 ओवर का, उसमें अच्छे रन लगाने हैं। तो सबको अपना गेम प्लान समझना चाहिए। आप अलग हो, रोहित शर्मा डिफरेंट है, विराट कोहली डिफरेंट है। रोहित शर्मा विराट कोहली को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आपको आपकी दोस्त से कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरे इंसान ने कितने टेस्ट में नंबर बनाए हैं, उसका पॉलिटी वीक है और आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड आप अपने गेम को कैसे चला सकते हो आगे। अल्टीमेटली आपको आउटपुट लाना है, आपको नंबर लाने हैं, आपको 80, 85, 90 नंबर लाने हैं। अब वो कैसे आएंगे, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्ट्रेटजीज, तरीके, जो भी एक बेसिक एग्जीक्यूशन का प्लान होता है, वो आपको पता चल जाएगा, वो सबके लिए वही रहेगा। लेकिन उसको एग्जीक्यूट आप कैसे करते हो, ये मैटर करता है और ये डिफरेंट होता है। इसीलिए आपको अपने बारे में एक रियल डेटा मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जीएस में अगर आपको 80-85 लाने हैं, तो जो बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, 110 से 115 क्वेश्चन बेसिक टू मॉडरेट होते हैं, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को अगर आप चाहें तो लिख लीजिए इसको हल्के में मत लीजिए। पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन, जनरली 25 तक क्वेश्चन रहते हैं, 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ पता नहीं लगेगा। टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन कुछ आते होंगे, तो आपको लगता होगा यार मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, ये तो कहीं से मुझे पता नहीं चल रहा है। उसके लिए फिर आप सोचने लगते हो कि यार स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ना है क्या, या कौन सी ऐसी किताब या बुक मैं ऐसा सोर्स ले लूँ जिनकी वजह से मेरे ये जो टर्म्स हैं, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट में जो चीज़ें पूछी गई हैं टेस्ट में, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं है। उनको देख करके आप परेशान हो जाते हो। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अभी लास्ट में बहुत सारे टेस्ट अटैम्प्ट वगैरह किए, देन उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि इस टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, जबकि मेरे इस टेस्ट में नंबर आ रहे थे। भाई, जब आप इस तरीके के टेस्ट लगाओगे जो फालतू में अननेसेसरीली टफ बनाए गए हैं, जस्ट बिकॉज कि अपना दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितने अच्छे क्वेश्चन बनाए, तो ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है कि आपका मोरल डाउन होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे मत भागो। 10-15 टेस्ट के पीछे 10-15 लगाओ। 10-15 के बाद में जितना आप लगाते हो वो आपके ऊपर है, अपने हिसाब से देखो। इफ़ यू आर समवन की जिसको पता है कि नहीं भाई मुझे भी 50 टेस्ट देने की ज़रूरत है, मेरी गलतियाँ कम नहीं हो पा रही हैं, मैं OMR भरने में गलती करती हूँ, मैं जो बेसिक क्वेश्चन है उनको कॉम्प्रीहेंड करने में, उनका आंसर लगाने में मैं सोच रही थी दूसरा वाला, लेकिन लगा दिया मैंने पहला वाला। अगर इस तरीके की गलती आप करते हो तो आप 50 टेस्ट दो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक गलतियां नहीं करते हो, आप इतना सेंसिबल हो, आप जब टेस्ट देते हो तो इजी टू मॉडरेट कर ले जाते हो, टफ में दिक्कत है, तो आप अपने कंटेंट को रिच करो। कंटेंट को रिच करने का मतलब कि जो आपने पढ़ा है उस पर अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करो। मुट्ठी जो है ना, उसमें ऐसे पकड़ो बालू को कि बालू वहाँ से लीक ना करे, निकले ना चीज़ें। आपका हाथ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी मुट्ठी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये गेम समझो, जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उनको गलत किया तो आप रेस से बाहर हो। जो स्मार्ट इंसान होता है वो क्या करता है कि अगर 140 क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि जो 110 से 115 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, पहले उनको पिक करेगा, खोजेगा पेपर में।
वो सबसे पहले पेपर मिलेगा तो ये देखिएगा इजी टू मॉडरेट कौन से हैं। क्या वेटलैंड के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्या रामसर साइट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाई की थी, क्या वो आया गया है। उसमें देखो जल्दी से कि क्या पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आया है, हर साल आता है, पता है आपको। अगर आप PYQ ढंग से लगा के गए हो, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो, तो आप ये सब टॉपिक खोजते हो पेपर में जल्दी जल्दी। आधे घंटे के अंदर ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ के गया हूँ, मैं पढ़ के गई हूँ और वो इसमें हो सकते हैं, क्योंकि वो आयोग फोकस करता है। और जैसे ही आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, यू विल फाइंड कि भाई कम से कम 50 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल रहे हैं। उन 50 क्वेश्चन को जैसे ही आपने 25 से 30 मिनट के अंदर किया, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना ऊपर होगा। फिर आपको एंजाइटी नहीं होगी, फिर आपको नर्वसनेस नहीं होगी। फिर कोई मैडम आकर के कहेंगे कि साइन कर दीजिए, कोई सर आकर के कहेंगे कि आपका ID कार्ड कहाँ है, आपका ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो आप परेशान नहीं होगे, आपको इरिटेशन नहीं होगी दिमाग से यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप 20 से 25 मिनट के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन को बनाकर बैठे हुए हो और वो सही क्वेश्चन हैं। उसमें मैं मान लेता हूँ चलो 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, बहुत ज़्यादा 3 क्वेश्चन गलत होंगे, इससे ज़्यादा तो गलत नहीं होंगे ना। अगर आपने 25 से 30 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 गलत हैं, तब भी तो 47-48 क्वेश्चन बनाकर आप बैठे हुए हो ना। ये मैटर करता है और ये गेम आप चलाओगे, समझो। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, वहाँ पर बहुत स्ट्रेस होगा, आपके आसपास 50 लोग बैठे होंगे आपके रूम में, डिपेंड्स कि आपका रूम या हॉल कितना बड़ा है। आगे पीछे 10 तरह के लोग होंगे, कोई आपसे 5 साल बड़ा होगा, कोई आपसे 5 साल छोटा होगा, कोई आपको देखने में बहुत स्मार्ट लग रहा होगा। ये सब नॉर्मल साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, सामने सामने आप देखोगे, सब आपके दिमाग के साथ होगा। हो सकता है आपको प्यास लग रही हो सकता है आपको प्यास ना लग रही हो सकता है आपके दिमाग में एकदम से आपने सोए ना हो रात में स्ट्रेस की वजह से, हो सकता है आप ट्रैवल करके आए हो, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो, पल्स रेट आपकी बहुत ज़्यादा हो। उस टाइम पर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप गलत कर दोगे, अगर आप खुद को संभालना नहीं जानते हो, अगर खुद को होल्ड करना नहीं जानते हो। तो इसलिए ये गेम समझो। 140 क्वेश्चन जैसे ही पेपर में आएंगे, उसमें पिक करो 110 से 15 इजी वाले, मुझे गलत नहीं करने। और जो इंसान डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भागेगा, 30 सेकंड से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा उन क्वेश्चंस पर रुकेगा, टिकेगा, उनको समय देगा, उस समय पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, कहीं ना कहीं वो अपना लॉस करेगा। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आपसे 4 नहीं बनेंगे, और ये जनरली होता है, 4-5 क्वेश्चन एकदम से टफ आएंगे, जो पेज होगा उसमें इधर वाला पेज जो होगा दोनों का, उसमें एकदम से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 10, 15, 20 क्वेश्चन 2-3 पेजों में, कि उसमें आपको लगेगा कि ये तुम्हें कुछ नहीं आता। और जैसे ही आपका ये चीज़ हुई और आप अगर उस मोमेंट पे खुद को संभाल नहीं पाए, आपके लाइन से 30 क्वेश्चन खराब होंगे। और जहां आपके 30 क्वेश्चन खराब हुए, उसमें अगर 15-20 क्वेश्चन वो हुए जो ईजी है, आप गेम से बाहर हो, आप वहीं गेम से बाहर हो। कोई रिजल्ट तो बाद की बात है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट 1 महीने बाद आ रहा है, 40 दिन बाद आ रहा है, आप घर आओगे, मिलाओगे, आप देखोगे आप बाहर हो। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हर जगह हैं, जो PYQ में रिपीट हुए हैं, अगर भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, नॉन कॉपरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, और अगर आप उन सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, अगर हिंद स्वराज के बारे में पूछा गया, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस पूछे गए कि कहाँ पे कौन सा हुआ था, लखनऊ का पूछा गया, कानपुर का पूछा गया, बेलगाम का पूछा गया, हरिपुरा का पूछा गया, या फिर आपसे त्रिपुरी संकट पूछा गया, और अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है और आपने गलत कर दिया, आप बाहर हो मतलब आप 1 से लेकर के 50 तक के जो आर्टिकल्स हैं आते हैं, वो हमेशा आते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आपसे आर्टिकल 48 पूछ लेगा, कभी आर्टिकल 40 पूछ लेगा, कभी 44 पूछ लेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ लेगा, कभी आपसे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पूछ लेगा, आर्टिकल 39, ये सब चीज़ें आती हैं ना। आर्टिकल 20 इस बार भी आया था, इसलिए डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मत कहना कि यार ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। यूपी विसेस 2023 आर्टिकल 20 वॉज आस्क्ड। तो आज भी ये सारी चीज़ें 100% काम करती हैं। इन्हीं चीज़ों को मैं मुंह से बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये सब चीज़ें आएंगी। अब आपने ये गलत कर दिया, आर्टिकल 20 गलत कर दिया, तो आप सीधे 10-15-20 हज़ार लोगों से पीछे हो, क्योंकि वो इंसान रट के गया है, जो बेसिक एकदम इंसान है वो उसको पढ़ के गया हुआ है। तो ये पहला थंब रूल होता है, इसको आप ध्यान रखो कि इजी टू मॉडरेट गलत नहीं करने हैं। और जो 25-30 डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके पीछे भागना नहीं है, उनको बाद के लिए रखो। जो बाद का आधा घंटा 45 मिनट होता है ना, जिसमें आपने 100-120 क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करके उसमें से 80-85 अपने एकदम ठीक ठाक निकाल करके, या 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जितना आप निकाल पाओ, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उनको OMR में ढंग से फिल कर लो। और सबसे बड़ा क्राइम है ये, मैं इसको क्राइम ही बोलूँगा, अपराध है ये प्रिपरेशन की फेज़ में। अगर आपने क्वेश्चन आपको आता है लेकिन आपने उस क्वेश्चन का OMR गलत भरा है, यानी कि जो आपने बबलिंग किया है, जो बबल किया है ब्लैक से, वो आपने गलत कर दिया, इससे बड़ा बच्चों वाली गलती कोई नहीं हो सकती, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ शेयर करते हैं, मैंने देखा है कि उनको OMR में गलती हो रही है, वो 3-3 4-4, अरे भाई एक दिन में 4 OMR भरो, सिर्फ गोले ही भरना पहले सीख लो, पढ़ो वढ़ो कुछ मत, पहले सिर्फ और सिर्फ गोले भरना सीख लो। बहुत बेसिक चीज़ है ये। अगर आपका ये जो पेन है, अगर आपका ये ऐसे आप गोले नहीं भर पा रहे हो, तो फिर मतलब पेपर अटेम्प्ट करना तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा वो। स्ट्रेस के टाइम पे आप ऊपर के नीचे कहीं ना कहीं गोले भर दोगे। तो ये सब बच्चों वाली गलती नहीं करनी है, ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, ये सब ब्लंडर हैं, ये आपको कमिट नहीं करनी है। और वो जो 25-30 जो टफ क्वेश्चंस होंगे ना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, उन पे जब आपने ईजी वाले कर रखे होंगे ना, तब उन पर दिमाग लगाओ कि भाई इनमें मैं कौन से क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, मैंने क्या पढ़ा था उसको मैं अप्लाई करके उस नॉलेज को इसमें क्या मैं आंसर निकाल सकती हूँ। ये गेम आपको वहीं देखना है और यही डिसीजन मेकिंग आपको वहाँ करनी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि
जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको एनालाइज करो, उसको देख करके ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ उसको टैकल करो। वरना उस टाइम पर क्या होगा कि जब आपको आधे घंटे में 40 मिनट में वो 25-30 क्वेश्चंस को जब हैंडल करना होगा ना, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपने 15 वो अटेम्प्ट कर लिए जो गलत थे और 5 उसमें से ऐसे हुए जो सही थे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग, जबकि आपको आते थे, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ा था कि जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कौन कौन सी जो रिवर्स हैं वो हैं या उसमें कौन सी रिवर नहीं है, जो महानदी है उसकी कौन सी है, महानदी की कौन सी नहीं है। ये सब ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ के गए थे, बट फिर भी आपने गलत किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो जो आधे घंटे का समय था ना, उसमें आप खुद को संभाल नहीं पाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, जो स्विंग बॉलर्स होते हैं उनकी बॉल बहुत लहरती है, तो बैट्समैन बहुत तेज होता है, बहुत प्रैक्टिस करके गया होता है, लेकिन फिर भी कभी ऑफ साइड, कभी लेग स्टंप पे, कभी मिडिल स्टंप पे, समझ ही में नहीं आता है, बॉल लहरती है, स्टंप उड़ा ली जाती है, बोल्ड हो जाता है खिलाड़ी। होता है ना? क्यों? क्योंकि वो जो आधे 1 घंटे की जब हवा चल रही होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती है, तो बॉलर को मदद मिलती है। उस टाइम पर उसको संभलना होता है, उसको समझ में आना चाहिए कि अगर बाउंसर है तो किस तरह से डक करना है, अगर इन स्विंग जा रही है तो किस तरह से खेलना है, अगर रिवर्स स्विंग मिल रही है बॉलर को, तो वो जो आधे घंटे 1 घंटे की फेज़ होती है ना, उसको अगर आप संभाल ले गए और धूप वूप निकल आई, मौसम ठीक हो गया, उसके बाद में बैटिंग आसान हो जाती है। कभी अगर आपने टेस्ट मैच को, क्रिकेट को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो तो आप समझ पाओगे, थोड़ा सा लड़के ज़्यादा समझ पाएंगे, या जो लोग थोड़ा सा क्रिकेट से देखते देखते रहते हैं मैच, उनको आइडिया होगा, तो वो समझ पाएंगे कि मैं क्या एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। तो वो जो आधे घंटे की फेज़ है वो बहुत क्रूशियल होती है। ये सारी चीज़ें आपको अभी बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन जो इंसान एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन में सीरियस है, आर को लेकर के सिंसियर है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट था, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में एक चीज़ ये है कि आज की तारीख में 80-85 नंबर अगर आपको लाने हैं आज के पैटर्न के हिसाब से, जैसे यूपीपीएससी 2023 का पेपर था उसके हिसाब से अगर आप देखो, तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी। और उस स्ट्रेटजी का मेन पार्ट ये है कि आप एग्ज़ाम के पहले 2.5-3 महीनों में रिवीजन कितना करके गए हो। फॉर्म चाहे 10 लाख पढ़े, चाहे 12 लाख पढ़े, चाहे 15 लाख पढ़े, चाहे 50 लाख फॉर्म पढ़ जाए, कितने भी फॉर्म पढ़ जाएँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि बंदा रिवाइज़ करके कितना गया हुआ है। कितने बच्चों ने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में रिवाइज़ कितना कर रखा है। आप डेली 15 मिनट रिवाइज़ कर रहे हो या कर ही नहीं रहे हो। आपके कंपैरिजन में एक लड़का है, एक लड़की है जो अभी पिछले 2 महीने से प्रिपरेशन में आया है, या इवन 20 दिन पहले प्रिपरेशन में आया है, लेकिन वो इंसान डेली 2.5 से 3 घंटे या 2 घंटे सिर्फ रिवाइज़ करता है। जो पढ़ा है उसको संभालना जानता है, जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन को डील करना, आंसर निकालना जानता है, उसका एप्टीट्यूड यहाँ से सॉलिड है, उसको खुद पर कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि ये मैंने पढ़ा था, इसका ये आंसर हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, यही मुझे पता है, मैं इसी के साथ जाऊँगी। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं अपने सीने पे ले लूँगा, लेकिन मैं इसी के साथ रहूँगा। मैं इसमें ये वाला ए या बी ये नहीं करूँगा। ये अगर माइंडसेट आपका है तो किसी भी दिन आप उस इंसान से आगे निकल जाओगे जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, या किसी ने 4 किताबें पढ़ रखी हैं। 4 किताबें पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है जो आपको आता है उसमें आप कितने ठोस हो, कितने सॉलिड हो, कितना आपकी कमांड है उस चीज़ पर। और वो कैसे होगा? वो ऐसे नहीं होगा, वो होगा जब आप रिवाइज़ करोगे। देखो, जब आप एक्चुअल में मेहनत करते हो, पढ़ते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको रिवाइज़ करते हो, तो ये बोरिंग काम है। और ये जो बोरिंग काम रिपीटेडली, यानी कि ऑन अ डेली बेसिस जो इंसान रिपीट कर पाता है, वो इंसान ही औरों के कंपैरिजन में ऊपर जाता है। ये बहुत बेसिक फंडा है, लेकिन 100 में से 90 आदमी नहीं कर पाएगा, 10 में से 9 आदमी नहीं करता है। वो सोचेगा कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अपने अंदर बिठा ली, ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन आपने अगर अपने अंदर डेवलप कर लिया कि मुझे रिवाइज़ तो करना ही करना है। अगर किसी दिन आप नया नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम पुराना पिछला रिवाइज़ कर लो। मैंने अभी तक अगर 50 वीडियोस बनाए, 50 में मैंने 45 में इस चीज़ पर फोकस किया है, जोर दिया है कि प्लीज़ रिवाइज़ करो। जो नई इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, आपने कोई नई टेस्ट सीरीज़ ले ली, कहीं से आपने 20 टेस्ट ले लिया, कहीं से आपने डाउनलोड कर लिया, कहीं आप मार्केट में मंगा लिया, एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ो, उसको पहले बिल्कुल चार्ट जाओ, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। जो उसमें फैक्ट्स मगअप वाले हैं, जो आपको लगता है कि ये मुझे रटने, उनको रट लो। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो समझने वाली चीज़ें, उनको समझो। जिनके नोट्स बनाने हैं उनके नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाने हैं तो यहाँ पे रखो। ये सारा गेम आपको समझना पड़ेगा, रादर देन कि आप हियर एंड देयर 10 के पीछे भाग रहे हो, 4 के पीछे भाग रहे हो कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर लोड डालोगे और धैर्य खो दोगे, पेशेंस खो दोगे। और जब कभी भी आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोर्स कम रखो और बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आप उस चीज़ के साथ फैमिलियर होते जाते हो। आपकी तबीयत सही नहीं भी होती है, लेकिन अगर आपने गाड़ी 5 साल से चला रहे हो, 10 साल से चला रहे हो, तो आपकी तबीयत कभी सही नहीं भी है, आपके पैर में चोट है, आपके फ्रैक्चर हो रखा है, तब भी आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी तरह काम चला लेते हो। किक मार लोगे, किक नहीं भी मारोगे तो बैलेंस आपका किसी तरह मैनेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ से फैमिलियर हो। आप 5 साल से गाड़ी चला रहे हो, आप 6 साल से गाड़ी चला रहे हो,
आप हैंडल कर लेते हो। अगर आपके हाथ में चोट भी है, उतना उतना सही नहीं भी है, तो भी आप उस चीज़ को हैंडल कर पाते हो। तो ये गेम आपको समझना पड़ेगा, इनकी जो वैल्यू है वो समझनी पड़ेगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पकड़ने के पीछे मत भागो कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, नहीं। अब जो समय है, इस पूरे समय में ये देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्या वो मुझे पहले आती हैं, क्या मैं उसे संभाल पा रही हूँ, क्या मैं उसमें तेज हूँ, उसमें तो गलती नहीं हो रही है। जब उतना हो जाए, उतना आप करने में सक्षम हो जाओ, कैपेबल हो जाओ, आपको लगता है कि नहीं इतना तो मेरे से हो जाएगा हैंडल, तब फिर ये देखो कि भाई और क्या हो सकता है। ये गेम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन अपने हिसाब से करिए। मैंने 1 घंटा मिनिमम बोल रखा था, अगर आप 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो, उससे ज़्यादा पढ़ते हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2-2.5-3 घंटे भी पढ़ना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन आपकी ऐसी होना चाहिए। संडे वैसे भी मैं अब ऑफ रखूँगा, तो उसमें मैं ये ध्यान रखूँगा कि संडे को आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे रिवाइज़ करें, सिर्फ और सिर्फ 4-5 घंटे रिवाइज़ करिए। इसके बाद में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी बीते 25 दिनों में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, मेल आ रहे थे, पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे। उसमें मैंने ये देखी कि कैंडिडेट्स के बीच में एक एंग्जाइटी है, एक डर है, एक हड़बड़ाहट है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, उससे होगा या नहीं होगा। सोर्सेज से ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कर पाते हो कि नहीं, वो आपने पढ़ी है कि नहीं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पीडीएफ थी वो सबसे पहले दे दी थी, वीडियोस बनाना शुरू किए तुरंत दे दी, स्टार्टिंग में दे दी। मैंने उनको बताया कि पीवाईक्यू को पकड़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ो। क्यों? मैं ये भी तो कह सकता था कि भाई ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये बुक ले लो। भाई कुल मिलाकर के कंटेंट बुक में या किसी भी सोर्स में सेम होगा, सेम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप परीक्षावाणी मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ नई चीज़ होगी, स्पेक्ट्रम में कोई और नई चीज़ आ जाएगी। भाई जो मेन इवेंट्स हैं वो तो सेम रहेंगी ना। महात्मा गांधी अगर साउथ अफ्रीका से वापस आएगा तो ऑस्ट्रेलिया से तो वापस आ नहीं जाएंगे अगर कोई और सोर्स ले लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन वो साउथ अफ्रीका से वापस आए, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ पे उन्होंने फिनिक्स फार्म बनाया, कहाँ नहीं बनाया, किस साल बना, किस साल नहीं बना, 1903 में बना कि 1912 में बना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैटर करता है कि आप कैसे अपने दिमाग में रखते हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और हड़बड़ाहट उसके दिमाग में होती है जो खुद को इधर उधर भटकाता है, जिसके दिमाग में भटकाव होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसको पता है कि उसे क्या चाहिए। जैसे आप मार्केट में निकले, दिवाली के टाइम पे आप शॉपिंग करने गए होगे, या इधर उधर अभी न्यू ईयर आएगा, आप बाहर जाओगे, या आप शाम को घूमने जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आप देखते हो कि यार हनी चिली भी लगा हुआ है, मोमोज भी लगे हुए हैं, ठीक है, साइड में नूडल्स वगैरह भी बन रही है, और भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, देयर आर हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस। मार्केट में आप निकलोगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप शॉपिंग करने गए हो, विंडो शॉपिंग कर रहे हो, आप देखोगे बहुत सारी जैकेट्स हैं, बहुत सारे स्वेटशर्ट्स बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। वहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको ब्लैक चाहिए है, रेड चाहिए है, स्ट्रिप वाली चाहिए है, या कोई और चाहिए, तो आप कुछ भी पसंद करोगे, और कुछ भी पसंद करोगे, फिर 1-2 दिन तो आपको अच्छा लगेगा, 4 दिन के बाद में आपको उससे रुझान नहीं रहेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ये आपके दिमाग में आपकी चीज़ है, ये आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। और जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप हड़बड़ाते नहीं हो। आप गए, कोई आपको कुछ भी दिखा रहा है कि भाई ब्लैक ले लो, वाइट ले लो, येलो ले लो, ऑरेंज ले लो, रेड ले लो, आपने कहा नहीं भाई मुझे ऐसा एक चाहिए है, ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं। तो ये जो गेम प्लान है ना, ये आपको बैठ करके बनाना पड़ेगा खुद के लिए। और इसमें समय लगता है। देखो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं लगेगी। 2-3 घंटे 4 घंटे खुद के साथ बैठना पड़ेगा। फ़ोन इधर उधर बंद करने पड़ेंगे, व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा, टेलीग्राम बंद करना पड़ेगा, यूट्यूब बंद करना पड़ेगा, इसको अलग रख दो 2-4 घंटे के लिए, और बैठ करके देखो कि भाई ये जो मुझे हड़बड़ाहट है, ये जो मुझे एंग्जाइटी है, ये क्यों है। जब आप पिछले 2.5-3 महीने से या 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, आपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको आपने ढंग से पढ़ा है, उनको आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो हड़बड़ाहट कैसी। अगर आपने जेन्युइनली मेहनत की है तो ये आपको आत्मविश्वास देगा कि आप पिछले 2.5 महीने से पढ़ रहे थे, ये तो चीज़ आपने पढ़ रखी है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तभी आपके सामने ये चीज़ होगी कि हड़बड़ाहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा। मैंने देखा अभी लास्ट 1-2 दिन में जो भी न्यूज़ जो भी वायरल हुई, आपने देखा कि ऐसे ऐसे आर का एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। भाई परेशानी की क्या बात है इसमें, एग्ज़ाम तो होना ही था, ये तो आपको पता ही था। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई मैं पढ़ तो रही हूँ, मैं तैयारी तो कर ही रही हूँ ढंग से, जो भी एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, तो मैं रेस में हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको अपना दिखाना पड़ेगा। इवन कोई अगर इंसान आपसे कह भी रहा है कि अरे अरे केवल 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, या आर को एग्ज़ाम इतनी जल्दी आ रहा है और मैंने तो पढ़ाई नहीं की है, ऐसा है वैसा है, भाई आप संभालो। वो इंसान अगर आपको बोल भी रहा है ना, एकदम से डरा भी रहा है, एकदम ऐसा पैनिक क्रिएट कर भी रहा है कि भाई बस 15 दिन बाद ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बस 2 महीने में कैसे होगा क्या होगा, उससे बोलो मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, आई विल बी एबल टू हैंडल दिस। ये कोई आपको बताएगा नहीं आके, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रोज़ थोड़ी ना बताऊँगा। तो ये आपके दिमाग में यहाँ से रखो, चीज़ों को संभालना सीखो। पूरा गेम इसी बात का है, ये जो एग्ज़ाम है आपका ये इसी बात का है, प्रीलिम्स मेंस
2 घंटे में खुद को साबित करना है। आप कितने तेज हो, कितनी आपने मेहनत की है, सिर्फ 2 घंटे डिसाइड करेंगे। और दोपहर का जो 1 घंटा है हिंदी का, वो डिसाइड करेगा कि आप पिछले 2.5-3 महीनों से क्या कर रहे थे। सिर्फ 1 घंटे के बेसिस पे ये हो जाएगा कि आपने क्या किया है 3 महीने। फिर रिजल्ट आएगा, उसमें आपकी उसी बेसिस पे जज कर लिए जाओगे आप कि भाई आपने उन 2 घंटों में क्या किया था, उन 1 घंटे में क्या किया था। तो अगर खुद को इतना स्टेबल नहीं बनाओगे, इतना स्थिर नहीं बनाओगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, इधर उधर क्या चल रहा है, कोई क्या कह रहा है, उससे एकदम से पैनिक कर जाओगे, एकदम से एंग्जाइटी में आ जाओगे, हड़बड़ा जाओगे, तो फिर कहीं भी गिर जाओगे। जरा सा पत्थर आएगा, गिर जाओगे। लेकिन अगर अपने जूते आपने ढंग से बांध रखे हैं, अपने जो सैंडल्स हैं, जो हील्स हैं, अगर आपने वो ढंग से कैरी कर रहे हो आप उनको, तो आप नहीं गिरोगे, नहीं फिसलोगे। और ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम के 1 दिन पहले कोई बताएगा। ये सब चीज़ें अभी से करने वाली हैं। जब आप मेहनत करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही हेल्प करता है। कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर आपको ध्यान रखना है। मेन सब्जेक्ट्स में एक आता है यूपी स्पेशल, आर की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब आप सोचोगे कि जो बाकी टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, क्वेश्चन आना और सब्जेक्ट्स की वैल्यू होना, इनमें डिफरेंस होता है। यूपी स्पेशल, आर के केस में अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो या आपका अगर अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, उसके एकदम से 18 क्वेश्चन आपके सामने आ गए और आप 18 क्वेश्चन में से अगर 14-15 नहीं बना पा रहे हो या आपने सुने नहीं है, आपका पेपर डूब जाएगा। नो मैटर कि आप रीजनिंग में कितने तेज हो, इकोनॉमी में कितने तेज हो, साइंस में कितने तेज हो, ज्योग्राफी आप कितनी पढ़ के गए थे, नहीं कर पाओगे आप। करंट अफेयर्स आप सोचोगे, बहुत इधर उधर परेशान रहोगे, 6 महीने परेशान रहोगे करंट अफेयर्स के लिए। यूपी स्पेशल के 18 क्वेश्चन आपके सामने आए, 14 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, करंट अफेयर्स आप भूल जाओगे, आपका दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। यूपी स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए यूपी स्पेशल पर अपनी कमांड बनाओ, आर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। इसके साथ में आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी वेटेज तो है ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट है। अगर आप जीएस की बात कर रहे हो, कहीं पर भी अगर कोई जीएस का एग्जाम है तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक मेन सब्जेक्ट होता है। एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, देन इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ईजी भी आएंगे, हल्के फुल्के टफ भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम ईजी होंगे, एकदम हलवे की तरह होंगे एंड आप इजीली उनको सॉल्व कर लोगे एंड उसके बाद में आप ताली मार करके ऐसे बैठ जाओगे, हेड डाउन करके बैठ जाओगे एंड यू विल रेस्ट। नहीं, होंगे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पर खुद को संभालना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए अभी से मेहनत करो। जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको फोकस मत करो, उनको बाद में करना। लेकिन जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जैसे जो घटना चक्र में है, जो ल्यूसेंट में है, जो पीवाईक्यू में चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर आपसे बार बार बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा जा रहा है, दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपसे जो उसी के टाइम के जैसे राम प्रसाद बिस्मिल इनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अभी से पढ़ के रखोगे तो वहाँ कॉन्फिडेंस रहेगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, इन सारी चीज़ों को आप हैंडल कर पाओगे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी यूपी स्पेशल ये मेन होता है। इसके साथ में पॉलिटी और एनवायरनमेंट ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो, आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको टफ लग रहा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स टफ हैं। इनमें बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरनमेंट में पता होता है कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा। कुछ प्रोटोकॉल्स होती है, कुछ ओजोन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कुछ गैसेज होती हैं, इनसे ही आता है। पॉल्यूशन से आएगा ही आएगा। अभी आपने देखा था 1 महीने कितना बवाल चला हुआ था दिल्ली के अंदर, जब बारिश वारिश हुई है तो स्मोक कम हुआ है, सारी चीज़ें बेटर हुई हैं, कितना वहाँ पर पॉल्यूशन हो रखा था। इवन अभी भी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो गई है, दिवाली के बाद सिचुएशन खराब ही है। तो पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, जो गैसेस हैं, जो हैजार्डस वेस्ट है, ये सारी चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों पर अगर आपकी कमांड रहती है और अगर आप इनमें क्वेश्चंस को सही करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आप पेपर में बने रहते हो। और अगर आपने ये गलत कर दिया, आपसे अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट पूछा गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट पूछा गया, आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है, अगर आपसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछा जाए और आपको पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, तो सीधे सीधे आप 20,000 लोगों से पीछे हो। पॉलिटी में आपको पता है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, न्यूज़ में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उनके ऊपर बात चलती रहती है, और वो सारी चीज़ें एग्जाम में आना एक्सपेक्टेड होता है, एंटीसिपेटेड होता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, और आप वो गलत कर रहे हो। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ गलत कर दिया, आपने फंडामेंटल राइट्स गलत कर दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान सभा है वो गलत कर दिया, उसमें कितने वुमेन मेंबर थे, अगर आपने ये गलत कर दिया तो फिर आप भाई फिर क्वेश्चन कहाँ बनाओगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो टफ आएगा ना, उसमें वो एकदम से पूछ लेगा कि कोई केले की कोई आपसे स्पीशीज़ पूछ लेगा, कोई आपसे अंगूर का कुछ पूछ लेगा, कुछ इसका पपाया का पूछ लेगा, पपीता का पूछ लेगा, सेब का पूछ लेगा, कुछ भी ऐसे नाम पूछ लेगा, कोई एक नई रिसर्च हुई होगी उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ देगा। टफ बनाने के लिए उसको भी तो थोड़ा सा तो पेपर एक करना है ना, तो कैसे करोगे वो क्वेश्चन। इसलिए जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें गलती नहीं कर सकते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट। पॉलिटी एनवायरनमेंट दोनों ईजी हैं, वो 3 मेजर है। ये आपने अगर कर लिया, अगर आप इनको संभाल ले गए तो रीजनिंग बेसिक आती है। रीजनिंग का एक मैं वीडियो बहुत जल्द आपको दे दूंगा, बता दूंगा, उसमें वो टॉपिक्स हैं, उनके क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, जो सोर्स बताऊंगा उस जगह से कर लेना, हो जाएगा। इकोनॉमी में स्टैटिक में जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं, पहले कई बार बता रखे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लो, स्टैटिक उन्हीं से आएगा।
जो करंट का पोर्शन है वो मैं ऑलरेडी वरदान करंट अफेयर्स में पेड ग्रुप में करा ही रहा हूँ, तो वो मैं कराऊंगा, तो वो मैं चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली उसमें मेन बजट इकोनॉमी सर्वे रहता है। बजट इकोनॉमी सर्वे के अलावा जो जो स्कीम्स रहती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, या कोई अगर बहुत मेजर कोई एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम मैं कराता रहूँगा। वो मेरा हेडेक है, वो आपका काम नहीं है, वो होता रहेगा। लेकिन आपको समझना है ये चीज़ कि इकॉनमी में किस तरह से चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो सेंसस वगैरह है उसमें रटने वाली चीज़ें, कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यही कुल मिलाकर के आपका पूरा पेपर इसी के अराउंड घूमता है। करंट अफेयर्स बाकी आपको मालूम ही है कि करंट अफेयर्स तो एक सेपरेट सेक्शन है, 20 से 25 क्वेश्चन उसके आते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ जो लास्ट है वो ध्यान रखनी है कि पूरे दिन में आप चाहे कहीं भी टाइम अपना दो, कहीं भी टाइम कुछ भी करो, किसी शादी में जाओ, किसी किसी इंगेजमेंट में जाओ, कहीं किसी गैदरिंग में आप इन्वॉल्व होते हो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कहीं पर भी कुछ भी, बिकॉज वेदर इज़ वेरी गुड, तो अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत ब्रेक भी ज़रूरी है, रेस्ट करो आप अच्छा खासा, लेकिन फोकस जो है ना, जो आपको एक तार जुड़ा होता है, जो आपको एक कनेक्शन होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है सीधे सीधे, अगर आप 10 दिन अपने गेम से बाहर होते हो, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन से दूर होते हो, आइसोलेट हो जाते हो, या आपके घर में किसी की अगर तबीयत ख़राब होती है या कोई एक अनवांटेड सर्कमस्टांस आती है एंड आप उससे 10-15 दिन 25 दिन दूर हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कनेक्टिविटी है वो टूटती है। तो आपको उसको रीगेन करना है, आप उसको पकड़ना है, उसको कैप्चर करो। फोकस आपका नहीं टूटना चाहिए। 2-4 दिन वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस रखो और ये रखो कि भाई मैं इसको कवर कर लूँगा। 4 दिन वेस्ट हुए हैं कोई बात नहीं, आगे पीछे इसको मैनेज कर लेंगे, और वो मैनेज करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने से होगा, नहीं, रात में टाइम निकालो, दिन में टाइम निकालो, सुबह टाइम निकालो, जॉब है तो देख लो 1-2 दिन छुट्टी अगर मिल पाए तो जॉब ले लो, मतलब छुट्टी ले लो जॉब से। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इस एडजस्टमेंट का इस चीज़ का बहुत रोल है। आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी कि भाई मैं कहाँ से कैसे टाइम निकाल सकता हूँ, या मैं कहाँ से थोड़ा सा 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकती हूँ एंड उसमें मैं 4 टॉपिक पढ़ लूँ। ये जो 4 टॉपिक की जो स्लॉट आप धीरे धीरे मारोगे ना, 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालोगे किसी दिन में 1 घंटे एक्स्ट्रा निकालोगे, यही जो हफ्ते में आपने 7-8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे एक्स्ट्रा निकाले होंगे ना, यही आपको 10-15-20 हज़ार लोगों से आगे करेगा। कोई ऐसा सीक्रेट कोई चीज़ नहीं होती है कि मतलब आपको वो बुक नहीं मिली, आपको वो टेस्ट पेपर नहीं मिला एंड किसी दूसरे को मिल गया तो उससे हो जाएगा। अरे नहीं, उसे पूछोगे, आप उसे पूछो, अपने जो आपके संग के जो लोग हैं उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे पास देख के टेस्ट है, वो कहेगा हाँ मेरे पास है, तो वो कहेगा कितने टेस्ट लगाए, 10 टेस्ट है, उनसे पूछो कि आपने 10 टेस्ट में कितने लगाए हैं, और फिर उनसे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछो उनसे कि भाई इसमें ये यहाँ पे ये था, तुमने इसमें कैसे किया। वो आपको नहीं बता पाएंगे, 10 में से 8 लोग नहीं बता पाएंगे, आज की डेट में नहीं बता पाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक टेंडेंसी होती है हर चीज़ को कलेक्ट करना, लेके आना। मार्केट में कोई बुक आई, कोई मैगजीन आई करंट अफेयर्स की, बस ले आना ले आना ले आना। पढ़ा कितना आपने? जो बुक आपके पास है, जो शेल्फ में आपने रख रखी है, जो रैक पर, जो बेड पर, जो टेबल पे आपकी स्टडी की रखी हुई हैं चीज़ें, वो आपको कितनी आती हैं, ये आपको सीधे सीधे 50,000 1 लाख लोगों से अलग करता है। क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें हार्डवर्क लगता है, इसमें डेडिकेशन लगता है, इसमें कमिटमेंट लगती है। रोज़ सेम चीज़ को करना अपने आप में टफ काम है। ये तो सबको पता है कि टहलना बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी वॉक करना और डेली जिम जाना या कसरत करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। कितने लोग कर पाते हैं? आप खुद से पूछो कि कितने लास्ट के 3 हफ्तों में आप कितना डिसिप्लिन थे, कितने दिन आप टहलने गए, या आपने कितने दिन अच्छा खाना खाया। अच्छा खाना इन द सेंस कि जो ख़राब खाना नहीं है, ख़राब खाने का मतलब कि जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो आपने कितना अवॉइड की। लास्ट 3 हफ्ते में डिसाइड करो, आप खुद का एक एनालिसिस करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेम यही पढ़ाई के साथ होता है। जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ना, इंसान वो गलत करता है, कैंडिडेट वो गलत करता है, उसको पता नहीं लगता है, सबकॉन्शियसली वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड वही एकदम से फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसको रिजल्ट देती हैं कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी लंबा वीडियो था, 30-32 मिनट का है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप आओगे। जो आएगा देखेगा उसको काफ़ी चीज़ों को लेकर के एक क्लैरिटी ज़रूर आएगी एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रियल लाइफ में डे टू डे बेसिस पे आपके साथ होती हैं एंड आपको इम्पैक्ट डालती हैं। आई होप कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिली होगी। चैनल पर पहली बार आए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेरा, फ्री है वो, अनुज चतुर्वेदी UPPSC, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, पढ़ते रहो। 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ाई से तार टूटेगा तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, बस इतना याद रखना, टूटना नहीं चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे करो, तबीयत नहीं सही है आधे घंटे करो, 15 मिनट करो। 15 मिनट भी अगर बुक लेकर के, अपने जो मटेरियल आपके पास है उसको लेकर के अगर 15 मिनट भी पढ़ रहे हो ढंग से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, उस टाइम पर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई चैट नहीं कर रहे हो किसी के साथ, टेलीग्राम पर नहीं हो, यूट्यूब पर नहीं हो, अगर उन सबको हटा करके अगर आप 15 मिनट भी पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है। थैंक यू।